नमस्कार, आपके साथ मैं हूं योगेश राणा। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भाजपा के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वित्त और विदेश मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने ममता बनर्जी का दामन थाम लिया है। यशवंत सिन्हा कोलकाता में पत्रकारों के सामने ममता की पार्टी टीएमसी में शामिल हो गए हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से यशवंत सिन्हा बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, ये कहे कि नरेंद्र मोदी से नाराज चल रहे हैं, बल्कि नाराज नहीं है, नाराज की दुश्मनी के लेवल पर है। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद यशवंत सिन्हा ने बीजेपी छोड़ दी थी। हालांकि आप लोगों को पता ही होगा कि यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा अब भी बीजेपी में है और वे झारखंड के हजारीबाग लोकसभा सीट से सांसद है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वे मंत्री बनाए गए थे। आखिर यशवंत सिन्हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतने खफा क्यों है, नाराज क्यों है? वह बीच बीच में नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते रहते हैं। आइए पहले थोड़ा सा यशवंत सिन्हा के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर वह नरेंद्र मोदी से इतनी दुश्मनी रखते क्यों हैं। यशवंत सिन्हा 1960 में आईएएस के लिए चुने गए थे और पूरे भारत में उन्होंने 20वां स्थान पाया था। इससे पता लगता है कि वो बहुत काबिल आदमी है। उन्होंने 2009 का चुनाव जीता, लेकिन जब वो बाद में राजनीति में आ गए, उन्होंने 2009 का चुनाव जीता, लेकिन 2014 में उन्हें बीजेपी का टिकट नहीं दिया गया। 2014 आपको याद होगा, ये नरेंद्र मोदी का युग शुरू हुआ था। इसी से धीरे धीरे नरेंद्र मोदी से उनकी दूरी बढ़ने लगी और 2018 में 21 वर्ष तक बीजेपी में रहने के बाद उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। उस वक्त यशवंत सिन्हा ने कहा था, हालांकि मैंने इस बात की हिमायत की थी कि मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन 2014 का चुनाव आते आते मुझे इस बात का आभास हो गया था कि इनके साथ चलना मुश्किल होगा। इसीलिए मैंने तय किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा ही नहीं। ये यशवंत सिन्हा ने 2018 में कहा था, जब उन्होंने बीजेपी छोड़ी थी। यहां यह भी जान लेना जरूरी है कि यशवंत सिन्हा भारतीय जनता पार्टी में न तो संघ से आए थे और न ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। बीजेपी में यह माना जाता है कि इन दोनों जगह से जो आता है वो लंबा चलता है, उस पर ज्यादा भरोसा किया जाता है। 24 साल आईएएस की भूमिका निभाने के बाद वो 1984 में राजनीति में आए थे। 1990 में वो चंद्रशेखर की सरकार में वित्त मंत्री बने। यशवंत सिन्हा को जानने के लिए एक किस्सा सुनाया जाना बहुत जरूरी है। एक किस्से से ही पता लग जाएगा कि यशवंत सिन्हा क्या है, कैसे है, और ये जो नरेंद्र मोदी से उनकी ठन गई है, क्यों ठन गई है। यह किस्सा मीडिया के साथ खुद उन्होंने शेयर किया है। यह बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने उसमें बताया था। बात उन दिनों की है जब बिहार के मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे और यशवंत सिन्हा संथाल परगना के डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे। एक बार मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा ने वहां का दौरा किया तो वहां खड़े कुछ लोग मुख्यमंत्री से शिकायत करने लगे। सीएम के साथ मौजूद सिंचाई मंत्री ने यशवंत सिन्हा पर कई आरोप लगाए थे। जब उन्होंने यशवंत सिन्हा पर सीएम की मौजूदगी में कई आरोप लगाए तो यशवंत सिन्हा ने खुद कहा है कि यशवंत सिन्हा ने मुख्यमंत्री की तरफ देखकर कह दिया था। उन्होंने खुद इंटरव्यू में कहा है कि सर, मैं इस व्यवहार का आदी नहीं हूं। यशवंत सिन्हा ने खुद बताया है कि मुख्यमंत्री मुझे दूर कमरे में ले गए और स्थानीय एसपी और डीआईजी के सामने मुझसे कहा कि मुझे इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए था। यशवंत सिन्हा ने खुद बताया है कि मैंने जवाब दिया कि आपके मंत्री को भी मेरे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। इस पर महामाया प्रसाद सिन्हा गर्म हो गए और उन्होंने मेज पर जोर से हाथ मारकर कहा, आपकी बिहार के मुख्यमंत्री से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? आप दूसरी नौकरी तलाश करना शुरू कर दीजिए। उन्होंने यशवंत सिन्हा को, मुख्यमंत्री ने यह कहा। इस पर यशवंत सिन्हा ने कह दिया था, यह भी यशवंत सिन्हा ने खुद बताया है, मैं शरीफ आदमी हूं और चाहता हूं कि मुझसे शराफत से पेश आया जाए। जहां तक दूसरी नौकरी ढूंढने की बात है, मैं एक दिन मुख्यमंत्री बन सकता हूं, लेकिन आप कभी आईएएस अफसर नहीं बन सकते। यशवंत सिन्हा ने अपने कागज उठाए और बाहर निकल आए। ऐसे रहे हैं यशवंत सिन्हा, और आज यही यशवंत सिन्हा टीएमसी में शामिल हो गए हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए बैठे हुए हैं, जबकि इनके बेटा खुद बीजेपी में सांसद है। इन्होंने ममता का दामन थाम लिया है और इन्होंने मीडिया को ब्रीफ भी किया है। आज इन्होंने नरेंद्र मोदी से मतभेद के बारे में भी एक बार खुद मीडिया को बताया है। उन्होंने कहा था कि मैंने 2009 का चुनाव जीता, लेकिन 2014 में उन्हें बीजेपी का टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने कहा है कि 2014 का चुनाव आते आते मुझे इस बात का आभास हो गया था कि इनके साथ चलना मुश्किल होगा। पार्टी ने मेरी जगह मेरे बेटे को टिकट दिया
उन्होंने मीडिया को खुद कहा है कि नरेंद्र मोदी के साथ उनकी दूरी कश्मीर के मुद्दे को लेकर बढ़ी है। अब यह जानना जरूरी है कि कश्मीर के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी से यशवंत सिन्हा की दूरी कैसे बढ़ गई। यशवंत सिन्हा ने खुद बताया है बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कि मैं चाहता था कि कश्मीर में वाजपेयी जी की नीति का अनुसरण हो। उनकी नीति थी इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत। मेरा मानना था कि कश्मीर में सभी संबंधित पक्षों के साथ बातचीत की जाए। वो हुर्रियत के साथ भी बात करने की बात कर रहे थे। वो हुर्रियत का कश्मीर में क्या रोल रहा है ये भी बताने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। वाजपेयी जी के समय में हुर्रियत तक से बातचीत हुई थी। मैं जब दिसंबर 2016 में कश्मीर गया था तो मुझे लगा कि एक रास्ता निकाला जा सकता है, ये यशवंत सिन्हा ने कहा है। मैंने श्रीनगर से ही प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए फ़ोन लगाकर कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने कई बार उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे कभी समय नहीं दिया। मैं गृह मंत्री से भी मिला, वहाँ से भी मुझे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। इसके बाद हम दोनों के बीच की दूरी बढ़ती चली गई। आज नौबत यहां तक आ गई है कि मोदी को नुकसान पहुंचाने के लिए यशवंत सिन्हा ममता के पास जा पहुंचे हैं। वैसे ममता के पास केवल यशवंत सिन्हा नहीं गए हैं, और भी कई सारे लोग जा रहे हैं। मोदी के जितने भी विरोधी हैं उन सभी को ममता की झोली में जाकर एक एक करके गिरना पड़ रहा है। वो गिर रहे हैं। शायद इन लोगों को लग रहा है कि ममता बंगाल को जीत लेगी और आने वाले समय में ममता देश में भी मोदी को चुनौती देने के लिए तैयार हो जाएगी। अभी तो बंगाल में क्या होगा इस बारे में ही कुछ कहा नहीं जा सकता है, इस पर ही कोई राय नहीं बन रही है। उन्होंने घायल पैर से चुनाव कर सहानुभूति लेने का निर्णय लिया है। इससे पता चलता है कि बंगाल के माध्यम से देश को साधने की एक प्रयास शुरू हो गया है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। राकेश टिकैत ने भी कहा है कि बंगाल में जहां जहां नरेंद्र मोदी जाएंगे वहां किसान जाएंगे, ट्रैक्टर से नरेंद्र मोदी का पीछा किया जाएगा। अब बात सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की कर लेते हैं। वसीम रिजवी आज अचानक से बहुत चर्चा में आ गए हैं। वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने देश की सबसे बड़ी अदालत में कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए एक जनहित याचिका दाखिल कर दी है। उन्होंने क्यों जनहित याचिका दाखिल की है, इन 26 आयतों के बारे में क्या कहा है उन्होंने, और क्यों कह रहे हैं कि वे इन आयतों को कुरान से हटा दिया जाए। उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं इस धार्मिक किताब पर। अपनी याचिका में वसीम रिजवी ने कहा है कि कुरान की इन आयतों से आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। मदरसों में बच्चों को कुरान की इन आयतों को पढ़ाया जा रहा है, जिससे उनके दिमाग कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी इस पीआईएल पर विवाद पैदा हो गया है, क्योंकि कई मुस्लिम मौलानाओं का कहना है कि कुरान से कुछ भी नहीं हटाया जा सकता है। वसीम रिजवी ने अपनी पीआईएल में कहा है कि कुरान की इन 26 आयतों में हिंसा की शिक्षा दी गई है, और कोई भी ऐसी तामील जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है उसे रोका जाना चाहिए। रिजवी ने कहा है कि देश हित में कोर्ट को इन आयतों को हटाने के आदेश देने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि इन आयतों को कुरान में बाद में शामिल किया गया है। मोहम्मद साहब के बाद पहले खलीफा हजरत अबू बकर, दूसरे खलीफा हजरत उमर और तीसरे खलीफा हजरत उस्मान ने कुरान की आयतों को इकट्ठा करके उसे किताब की शक्ल में जारी किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि इन तीनों खलीफाओं ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इस तरह की आयतों को किताब में डाल दिया है। वहीं वसीम रिजवी की इस पीआईएल पर मुस्लिम समुदाय में गुस्सा है। कई मुस्लिम मौलानाओं का कहना है कि कुरान से कुछ भी नहीं हटाया जा सकता है। वसीम रिजवी की याचिका ने करोड़ों मुसलमानों के जज्बातों को ठेस पहुंचाई है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास का मीडिया में बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 26 आयतों को हटाना तो दूर की बात है, कुरान से एक शब्द या एक बिंदु भी नहीं निकाला जा सकता है। आइए अब हिंदू मंदिरों की बात करते हैं। आज ईशा फाउंडेशन के फाउंडर सदगुरु जग्गी वासुदेव ने हिंदू मंदिरों को लेकर एक अलग तरह की चिंता जाहिर की है। सदगुरु भारतीय मंदिरों के संरक्षण के लिए लंबे समय से अभियान चला रहे हैं। वो काम करते रहते हैं, बीच बीच में आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन आज उन्होंने एक दूसरी तरह की चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि भारत के मंदिर सिर्फ पूजा स्थल ही नहीं है, बल्कि स्थापत्य और संस्कृति के लिहाज से अद्भुत है। आप तमिलनाडु की यात्रा करेंगे तो आप पाएंगे कि मंदिर एक बेहद अलग स्थल है।
यहाँ के मंदिर शहर की धड़कन है, लेकिन उन्होंने एक चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि यूनेस्को खुद तमिलनाडु के मंदिरों की दुर्गति को लेकर चिंता जाहिर कर चुका है। तमिलनाडु में 11,999 ऐसे मंदिर है जहां वित्तीय संकट के चलते एक बार भी पूजा नहीं होती है, जबकि 34,000 ऐसे मंदिर है जिनकी सालाना आय 10,000 से भी कम है। 37,000 ऐसे मंदिर है जिनमें पूजा, केयर टेकिंग, सिक्योरिटी और क्लीनिंग की जिम्मेदारी सिर्फ एक आदमी पर है। सदगुरु ने गुरुद्वारा के प्रबंधन की मिसाल देते हुए कहा है कि एसजीपीसी यानी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करीब 85 गुरुद्वारा का संचालन करती है, लेकिन बजट 1,000 करोड़ रुपए सालाना होता है। उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु में 85% जनसंख्या हिंदुओं की है, इसके बाद भी यहाँ के कुल 44,000 मंदिरों से आपको सिर्फ 128 करोड़ रुपए की सालाना इनकम हो रही है। इस पर उन्होंने चिंता जाहिर की है। तो यह थी आज की रिपोर्ट। नमस्कार, कल फिर मिलते एक और रिपोर्ट के साथ।